सभी डिज़ी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि सर मेरे को एथिकल हैकिंग सीखनी है, मेरे को साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है। तो आई मीन इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी वैल्यूएबल जो नॉलेज है और जो ये एथिकल हैकिंग का कोर्स है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और उसके पहले ऑलरेडी आपने देख चुके होंगे कि मैंने एक डिस्क्लेमर डाला हुआ है यहाँ पे। एक जेंटल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी नॉलेज आप लोग देखिए इसमें गेन करेंगे, ये एक अपने नॉलेज के लिए ही गेन करिए। अपनी जो आपको करियर बनाना साइबर सिक्योरिटी में, आपको जो अपने आप को या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करना है, अपने कंट्रीब्यूशन करना है किसी भी साइबर अटैक से बचाने के लिए, तो वो उस इस नॉलेज का गेन आप उसी पर्पज़ से करिएगा, ठीक है? और इसीलिए इसको एक्चुअल में एथिकल हैकिंग कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए वैसे ये है कि एथिकल हैकिंग कहते किसे हैं, ठीक है? एथिकल हैकिंग का मतलब ही एक्चुअल में ये है कि जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के सॉफ्टवेयर में या आप अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खुद करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? तो उसमें जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें कई डिफेक्ट्स होते हैं। तो जो सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने कुछ क्रेडेंशियल बनाया, लॉगिन आईडी या पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस हो सकती हैं कोई पर्टिकुलर स्क्रीन्स वगैरह। तो वो जो ऑथराइज़ या ऑथेंटिकेटेड बंदा है, ठीक है? वही उसमें लॉगिन करे और वही उन सब चीज़ों को देखे, क्योंकि वो किसी और को इन्फॉर्मेशन अगर दिख जाती है या कोई अगर उस इन्फॉर्मेशन को किसी तरीके से निकाल लेता है कि क्रेडेंशियल किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं कि कोई और बंदा भी उनकी इम्पोर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो देख सकता है। तो वो एक तरीके से सिक्योरिटी डिफेक्ट है और एक आप कह सकते हैं साइबर अटैक है। और इन्हीं सबको बचाने के लिए हम सिक्योरिटी लेवल पे भी टेस्टिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें करके देखते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी इश्यूज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आप फिक्स कर सकें, ताकि अगर कोई आई मीन इस वर्ल्ड में कोई जो आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम करने वाले या साइबर अटैक करने वाले बहुत से लोग हैं जो अपने गलत पर्पज़ के लिए गलत इंटेंशन के लिए एप्लीकेशंस को हमेशा अटैक करते रहते हैं। तो उनसे बचाने का जो काम करता है वो एथिकल हैकर करता है, ठीक है? तो एथिकल हैकिंग का मतलब ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन में हैकिंग इस तरीके से कर रहे हो ताकि आप सिक्योरिटी इश्यूज़ को जान पाओ अपनी एप्लीकेशंस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए और उनसे बचा पाओ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जैसे घर में चोरी करना होता है, तो घर में चोरी करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें आप हो सकता है कोई चोर जब आप घर पे ना रहते हो तो वो आप बालकनी से एंट्री कर सकता है, कोई विंडो आपकी ऐसी है जो ओपन रहती होगी और उसमें एक्सेस हो सकता है, या आपके डोर जो है उसके लॉक्स उसमें नहीं होते हैं, लॉक्स कमज़ोर है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आप टेक केयर करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग लॉक लगवाते हैं, अपनी बालकनी को कवर अप करवाते हैं और आई मीन जो विंडोज़ हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करवाते हैं जिससे आपकी ना कि सिक्योरिटी हो सके बल्कि प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो सके अपने घर की सुरक्षा के लिए, ठीक है? तो उसी तरीके से अपने जो आप आईटी सिस्टम में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए आपको भी दिमाग लगाना है उसमें कि क्या-क्या तरीके ऐसे हो सकते हैं, जिसके थ्रू मेरी एप्लीकेशन में कोई सिक्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है, कोई सिक्योरिटी हैक हो सकता है। और देखिए, बात ये होती है कि जो भी साइबर अटैक्स वगैरह करते हैं, तो बहुत बार उनका पर्पज़ ये होता है कि आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को वो चोरी कर सकें और उसको सेल आउट कर सकें बाहर, जो आपका डार्क वेब वगैरह है। और स्पेशली ये है कि जैसे इम्पोर्टेंट ऑर्गनाइजेशंस हैं हमारे इंडिया में या बाहर, उनका डाटा ही इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी तरीके से अगर वो लॉगिन करके आपके डाटाबेस तक एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस है जो वो रिवील करके डार्क वेब में सेल आउट कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि कई बार लोगों को परेशान करने के लिए भी हैकिंग की जाती है। जैसे जो आप आपने बहुत से ऐसी चीज़ें देखी होंगी, सिस्टम्स लॉक हो जाते थे और वो रैनसम कॉल्स होती थी, रैनसमवेयर जिसको कहते हैं। तो हम एक्चुअल में ये भी जानेंगे कि किस-किस टाइप के साइबर आई मीन जो अटैक्स होते हैं, वो क्या-क्या टाइप्स के होते हैं, वो भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। उसके अलावा मैंने देखिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े-बड़े साइबर अटैक्स, बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में और बहुत अच्छी गवर्नमेंट्स में, चाहे यूएसए की गवर्नमेंट हो, रशिया की गवर्नमेंट हो, आपकी नासा ऑर्गनाइज़ेशन हो, सभी में अटैक हो चुके हैं। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो अटैक्स होते थे, देखिए उसके लिए कोई स्पेशल कोडिंग नहीं करनी पड़ती है।
बहुत से ऐसे मेजर अटैक्स होते हैं, जो सिंपल हमारी गलती की वजह से होता है, हमारी अवेयरनेस कम होने की वजह से होता है सिस्टम का यूज़ करने के लिए, जिसको हम सही मान रहे होते हैं, वो एक्चुअल गलत होता है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको समझ में आएगा। जो फ़िशिंग है, जिसके थ्रू एक्चुअल में सबसे ज़्यादा अटैक्स होते हैं, जैसे फ़िशिंग का मतलब एक तरीके से आपका हो गया, जैसे आपको ईमेल कोई आती है, ईमेल में एक पर्टिकुलर लिंक होता है, ठीक है? और वो लिंक होगा कि आपकी इस बैंक में लॉगिन कर लीजिए, आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आप उस पे क्लिक करते हैं, तो एक्चुअल बैंक की साइट पर ना जाके आप किसी और साइट पे जाते हैं, जो कि आपको दिखेगा उसी बैंक की तरीके से, उसका यूआई वगैरह वैसा ही होगा, लेकिन ऊपर यूआरएल अलग होगा, मतलब वो किसी और सर्वर पे आपको रिडायरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जभी भी आप देखिए व्हाट्सएप वगैरह आजकल चलता है और सोशल मीडिया पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत बार कोई अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे वो आई मीन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग उसमें लिंक्स भेजने लग जाते हैं। मान लीजिए किसी मूवी से रिलेटेड है कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए और आपको पूरी मूवी दिख जाएगी, आप इस पीडीएफ को ओपन करिए तो आपको कुछ डिटेल मिल जाएगी, और वो लिंक इस तरीके से होता है जिसको आप देख के समझ नहीं सकते। जैसे शॉर्टकट यूआरएल्स भी आजकल चलते हैं ना, शॉर्ट यूआरएल्स वगैरह, तो वो bit.ly करके कुछ और लिखा होगा वहाँ पे, तो आप समझ नहीं पाएँगे कि एक्चुअल में ये सही यूआरएल है कि नहीं। आप उस पे रिडायरेक्ट करेंगे तो पीडीएफ भले ही आपके लिए ओपन होगी, लेकिन हो सकता है वो किसी और सर्वर पे रिडायरेक्ट होने के बाद आपके पास पीडीएफ आए, तब तक आपकी इंपॉर्टेंट डाटा जो इन्फॉर्मेशन है, वो उस क्लिक के बेसिस पे निकल गए हों, आपके चाहे मोबाइल से हो, चाहे लैपटॉप से हो, वो आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से इसलिए कहते हैं कि कभी भी आप ऐसी लिंक्स वगैरह पे आप क्लिक मत करिए जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो, क्योंकि यही सब वेज़ होते हैं, आपके जो अटैकर्स होते हैं वो आपसे इन्फॉर्मेशन रिवील करवा सकते हैं। इतना सिंपल सा जब वर्क फ्रॉम होम वगैरह हुआ था कोविड के टाइम पे, तो इसी तरीके से एक ऑयल इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जैसे आप जानते हैं आजकल सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन हो चुका है, हर आपका गवर्नमेंट का सिस्टम आपका ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें सारी चीज़ें लिंक होती हैं आपके इंटरनेट के थ्रू। तो वर्क फ्रॉम होम जब स्टार्ट हुआ था, तो कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस के जो आई मीन एम्प्लॉइज़ वगैरह थे, उतना उनको नॉलेज नहीं थी इस सिस्टम यूज़ करने की, तो उनकी थोड़ी बहुत गलती की वजह से आई मीन इन्फॉर्मेशन पूरा रिवील हो गया था, इवन यूएसए जैसी जगह पे, और इवन ऑयल की पाइपलाइन वगैरह भी सब बंद हो गई थी, क्योंकि हैकर्स ने उसे अटैक करके उन पाइपलाइंस को क्लोज़ कर दिया था, उसके बाद सारे क्रेडेंशियल्स हो गए थे, क्योंकि ऑपरेशन ही उनका यूआई के बेसिस पे होता था, जो सिस्टम से बनता था। तो देखिए आई मीन साइबर अटैक्स बहुत टाइप से हुए हैं, और कोई भी इस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बच नहीं पाया साइबर अटैक से। इसलिए ही कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में आपका करियर बहुत अच्छा है। उसका करियर बहुत अच्छा होने का मतलब ये है कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आपको नॉलेज है कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोडक्ट हैं उनको आप सिक्योर करेंगे, ठीक है? तो ये एक सीरीज़ है जो एथिकल हैकिंग की मैंने स्टार्ट की, जिसमें बहुत ढेर सारे एक्चुअली में चैप्टर्स आएँगे, जिसमें आपको पूरी लर्निंग होगी एक तरीके से कि कौन सा एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जो मोस्टली प्रेफ़र होता है आपके हैकर्स के थ्रू, ठीक है? जिसमें आप एथिकल हैकिंग कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ वगैरह को और एडवांस कर सकते हैं। पूरा सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से आपके चाहे वाई-फाई हो, चाहे आपका आई मीन नेटवर्क हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो कैसे हैक होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और मैं आपको बहुत सी ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका दिमाग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी सोच सकेंगे कि आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, वो तो मैंने कर ली हैं जिससे मैं सारे सिक्योर कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट को। पर जो अटैकर्स होते हैं, वो किस तरीके से अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको अटैक करते हैं, और वो उसके लिए भी आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, इसमें हम ये समझेंगे कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकर्स के द्वारा प्रेफ़र किया जाता है, ठीक है? मतलब आप एथिकल हैकिंग ही सीख रहे हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है जो एक्चुअल अटैकर या हैकर होता है, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफ़र करता है, और आप भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की जो भी सिक्योरिटी लेवल चेक्स हैं, वो आप सिक्योरिटी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ में टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडोज़ यूज़ करते ही होंगे अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप वगैरह में। तो एक वे है जिसके थ्रू आप सारी एप्लीकेशंस को आप एक्सेस करते हैं। ये मीडियम बनाता है आपके हार्डवेयर्स और आपके खुद के जो डेवलप सॉफ्टवेयर है उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब कुछ भी ऑपरेट अगर आपको करना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा फेमस जो 3 हैं वो आपके मैक हैं, आपके मैक जो एप्पल्स वगैरह
के मैकबुक आती है उसमें रहता है, विंडोज़ जो हम सभी लोग जानते हैं, और लिनक्स होता है जो सर्वर साइड में बहुत ज़्यादा प्रेफ़र होता है, क्योंकि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 7 लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़ देता है, तो इसमें थोड़ा-सा टफ़ होता है इसको क्रैक करना। और आई मीन क्रेडेंशियल्स वगैरह बहुत क्या कहते हैं, आसान नहीं होते हैं उसमें क्रैक करना, एक तरीके से देखा जाए तो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए सबसे ज़्यादा लिनक्स, जैसे मैंने आपको बताया प्रेफर था, लिनक्स में ही कई वेराइटीज़ आते हैं, उबंटू हो गया आपका, फेडोरा हो गया आपका, उन्हीं में से एक होता है कैली लिनक्स। ठीक है, तो जो कैली लिनक्स होता है, देखिए इस ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को जो बनाया गया, इसका मेन पर्पज़ ही यही था कि आप सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सर्वर्स की स्कैनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप वेरियस जो सेवरल अटैक्स होते हैं, जो एक वेब की साइट होती है OWASP, मैं वो लिंक दे दूँगा आपको। आप उस साइट पे ज़रूर जाके हमेशा गो थ्रू किया करिए कि टॉप 20 वल्नरेबल्स कौन-सी सिक्योरिटी डिफेक्ट्स हैं जो बहुत ऑल ओवर इंडस्ट्रीज़ में फॉलो हुए हैं, साइबर अटैक्स के द्वारा किए गए हैं, और वो किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो मेनू आपको दिखाई दे रहा है, कैली लिनक्स का ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका लॉन्च होगा, उसमें ये जो मेनूज़ होंगे उसमें आप देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या वल्नरेबिलिटी एनालिसिस या वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डाटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, तो सारे टूल्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको चेक करना है कि जो मैंने क्रेडेंशियल्स बनाए हैं वो जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन, मान लीजिए आपने abc@123 करके बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बना के आपने दिया हुआ है एडमिन को, ठीक है? तो ये पासवर्ड आप जो अटैक्स है, जब इसको लॉन्च करेंगे, तो इसमें बहुत ढेर सारी अच्छी-अच्छी एल्गोरिथम बनी है जो आपके क्रेडेंशियल्स को ब्रेक कर सकती है। तो अगर वो ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है अपने क्रेडेंशियल सिस्टम्स को, ठीक है? तो ये कैली लिनक्स का एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे विंडोज़ में भी कैली लिनक्स को लॉन्च कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो भी आपको इसमें नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है? तो स्पेशली अभी आपके लिए जानने की ज़रूरत है कि कैली लिनक्स है, जो लिनक्स के ऊपर एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए और अपने एथिकल हैकिंग के करियर को, एथिकल हैकिंग की नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है? तो इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो देखिए, क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। आप या तो अलग से कैली लिनक्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए कि जब आप लॉन्च करेंगे बूट टाइम पे, तो आपका सिस्टम खुद ही ओपन होके पूछेगा आपसे कि आप कैली लिनक्स को लॉन्च करना चाहते हैं कि विंडोज़ को लॉन्च करना चाहते हैं, तब आप सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि आप विंडोज़ को ही लॉन्च करिए, पर विंडोज़ में जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके आइकन को, उसी तरीके से आप वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स एक ओरेकल का दिया हुआ ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, जिसको ओपन करके आप आई मीन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से लॉन्च कर सकते हैं अपने विंडोज़ के अंदर। तो क्या करना होगा, जैसे वर्चुअल बॉक्स के आप साइट पे जाएँगे, आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपका विंडोज़ वगैरह सिस्टम होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा कि आप उसपे किसको आई मीन चलाना चाहते हैं। तो अलग से आप जाएँगे, तो आप काली साइट पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में वर्चुअल मशीन का यहाँ पे दिया हुआ रिकमेंडेशन। तो ये इमेज आपको प्रोवाइड कर देगा जो आपके वर्चुअल बॉक्स के ऊपर रन होगा, ठीक है? तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो काइली लिनक्स का वर्चुअल इमेज डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप वर्चुअल बॉक्स पे चला सकते हैं, जिसका मैं प्रैक्टिकल आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, जब आप वर्चुअल बॉक्स में उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, काली वाले को लॉन्च करेंगे, तो आप ये देखिए, आपको ये यूआई पॉपअप दिख जाएगा, जिसमें आपको सारा सिस्टम का पूरा आपको दिख जाएगी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, और स्टार्ट पे क्लिक करने पे आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो जाएगा कैली लिनक्स वाला वर्चुअल बॉक्स के अंदर। फिर देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएँगे, आप कैली लिनक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करिए और उसके बाद ये आपसे क्रेडेंशियल माँगेगा, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली में रूट रूट होता है या रूट टूर होता है या काली-काली होता है, वो आप दोनों डालेंगे, तो उसके थ्रू आप अपनी कैली लिनक्स वाले मशीन में लॉगिन कर सकते हो। तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो जाएगा आपके विंडोज़ के अंदर, कैली लिनक्स वाला, जिसके अंदर आपको जो भी काम करना है लिनक्स से रिलेटेड, कैली लिनक्स से रिलेटेड, वो सारा चीज़ें आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? तो हम अपनी जो भी लर्निंग करेंगे, जो भी अपना ट्यूटोरियल करेंगे, सारा हम इसी तरीके से करेंगे इसमें। ठीक है? तो ये देखिए, रूट वूट को नहीं ले रहा है, मैं अभी कैली-कैली को डालूँगा, तो उसको शायद ये ले लेना चाहिए। रूट टूर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात, ठीक है। अब ये देखिए, कैली-कैली डालेंगे यहाँ पे, लॉगिन करा, हाँ, तो ठीक है, कैली-कैली इसने ले लिया है आईडी पासवर्ड। तो आप भी ट्राई कर लीजिएगा, जो भी आईडी पासवर्ड आपके लिए लेंगे। अब ये देखिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वर्चुअली लॉन्च हो चुका है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, कैली लिनक्स। आप जो भी इसमें लिनक्स से रिलेटेड चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हो, सब परफॉर्म होगा। ये एप्लीकेशन टैब होता है इसका,
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको वहाँ पे इमेज दिखाई, देखिए सारे आपको टूल्स यहाँ पे मिल जाएँगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टूल्स लोडेड आते हैं इसमें, इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। तो ये हम सारे टूल्स की लर्निंग करेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और इनको यूसेज करना भी सीखेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल्स में, जिससे आपको सारी टाइप की सिक्योरिटी टेस्टिंग करना भी आ जाएगा, और आप देख सकेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटी है, अगर फाइंड आउट होती है तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैली लिनक्स को यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्योंकि लिनक्स का टॉप पे बना है तो लिनक्स के कमांड आने बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक कमांड मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बेसिक लिनक्स कमांड और बेसिक नेटवर्किंग कमांड। हम लोग समझ लीजिए आप ट्यूटोरियल सीधे स्टार्ट कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल जितना आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होने लग जाएगी, क्योंकि थ्योरी तो सब बताते हैं, हम यहाँ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा आसान हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टर्मिनल को यूज़ करना आना चाहिए। टर्मिनल क्या हुआ, एक तरीके जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसी तरीके से लिनक्स में टर्मिनल होता है। तो कैली लिनक्स या हो गया, या उबुंटू हो गया, आपका फेडोरा हो गया, सब में आप टर्मिनल आपको मिलता है। टर्मिनल में कुछ कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए जब भी आप कमांड वहाँ पे रन करेंगे, ठीक है, तो टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपका जो भी विंडो ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी, तो उसमें कौन से कमांड ऐसे रन करने से आपका क्या-क्या परफॉर्मेंस होगी, उनको एक बार समझ लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका एलएस हो गया, ठीक है? हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करते हैं, जिसमें हम अपने सारे कमांड्स को देखते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला कमांड तो ये है कि अगर आपको पता लगाना है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं, कौन से पाथ में हैं, तो पीडब्ल्यूडी इसका कमांड होता है, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि बहुत आपको अच्छी कोडिंग लेवल की नॉलेज होनी चाहिए इसमें एथिकल हैकिंग वगैरह सीखने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आई वुड से मे बी 90% ऑफ द टाइम आपको शायद कोडिंग की उतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं भी हो, तभी भी आप बहुत अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानी, क्योंकि देखिए इसमें पहले तो आपको जो भी सिस्टम आप विंडोज जैसे चलाना सीखें, वैसे लिनक्स आपको विंडोज सिस्टम चलाना आ जाएगा। इसमें कोई यूआई वगैरह ऑलरेडी आजकल रहता है। कमांड चलाने के लिए आपको वो कमांड को बस याद करने की जरूरत है, आपको ये समझना है कि भाई ये मैं टाइप करूंगा तो क्या होना चाहिए। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएँगी, और सारे टूल्स यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं। इन टूल्स को आपको चलाना सीखना है, तो उसमें कोई इतना एज़ सच कोडिंग नहीं करना है। इवन हम स्क्रिप्टिंग भी करेंगे, तो मैं स्क्रिप्टिंग जब आपको दिखाऊँगा, उसमें कराऊँगा, तो आपको एक-एक कमांड मैं आपको बताता हूँ कि सारे कमांड को कॉम्बिनेशन करके ही वो स्क्रिप्टिंग बन जाती है, और वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत एडवांस कोडिंग आनी चाहिए, तो ये सब की कोई ज़रूरत नहीं रहती है इसमें, ठीक है? तो पीडब्ल्यूडी कमांड मैंने बताया, एलएस का मतलब, एल पीडब्ल्यूडी का मतलब आपका खाली इतना हो जाएगा कि आप कौन सी डायरेक्टरी में, आपको ये पता लग जाएगा। अगर आपको चेंज करनी है डायरेक्टरी, तो सीडी करके आप जो भी डायरेक्टरी का नाम डालेंगे आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके अगर टैब टैब आप करेंगे, तो देखिए टैब करने के बाद आपको जितने भी उसके अंदर डायरेक्टरी दिख रहे हैं वो वैसे भी दिख जाएंगे। तो जिसमें आपको जाना है आप उसको टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर मेरे को डालना है किसी और में उसमें, तो पहले टैब करूंगा तो सारे ऑप्शन अगर दिख जाएंगे। उसके बाद अगर डीओ करके मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, तो जो डीओ के बाद स्टार्ट होते हैं वो आ जाएंगे। और ये देखिए डब्लू करूंगा तो डाउनलोड्स आ जाएगा, एंटर मारूंगा तो मैं डाउनलोड्स के अंदर चला गया। पीडब्ल्यूडी करके देखेंगे तो फिर से आपका यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के लिए फिर से स्टार्टिंग में जाने के लिए सर क्लियर ही कमांड होता है, क्लियर कमांड होता है, और सीएलएस होता है शायद विंडोज में, ठीक है? तो ये हो गया आपका। और लिस्ट अगर आपको करनी है कौन कौन सी डायरेक्टरी, तो एलएस कर दीजिए। तो देखिए एलएस करा आपने तो आपके ये आ गया कि इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी पड़ी, तो काली लिंक रिवर्ट एडिशन पीडीएफ एक पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है? एक पीडीएफ फाइल मेरी पड़ी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मेरे को सारी डिटेल चाहिए, इसमें कौन सी परमिशन है, किस टाइप से क्या उसकी और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्लैश इसका हाइफन एलटीआर कमांड कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वैसे आप यूआई से भी जाके देख सकते हैं, इतनी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? अब और कमांड्स को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो pwls और cd चेंज डायरेक्टरी, mkdir का मतलब होता है कि आप डायरेक्टरी को नहीं बनाना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब mkdir माई dir। तो ये क्या होगा, अब आप देखिए एलएस करेंगे तो यहाँ पे माई डायरेक्टरी भी एक आपकी बन गई है, ठीक है? फिर बाद आपका क्लियर मैंने आपको बताई दी। रिमूव डायरेक्टरी मतलब वही डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है तो वो देख लीजिए, ठीक है? शट डाउन करना है तो आप शट डाउन को भी कर सकते हैं। अब देखिए तीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, मैन, ऐप्ट गेट इंस्टॉल, ऐप्ट गेट अपडेट। देखिए ऐप्ट गेट इंस्टॉल का मतलब है कि कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कमांड के थ्रू, ठीक है? तो आपको यहाँ पे, जैसे अभी हम लोग विंडोज में क्या कर रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल हो जा रहा है। तो लिनक्स में क्या होता है कि आप अलग से इंस्टॉल करना है आपको, तो पैकेज का नाम अगर आपको डायरेक्टली पता होगा तो आप ऐप डेट गेट इंस्टॉल करके आप कमांड सर्च कर सकते हो गूगल में। मैं
कैसे उसको इंस्टॉल करूँगा, जो भी पैकेज का नाम आप डालेंगे, तो इस कमांड के थ्रू आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको उसको अपडेट करना है जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, या मान लीजिए लिनक्स का ही ऑलरेडी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको ही आपको अपडेट करना है, तो आप ऐप्स हाइफन गेट हाइफन अपडेट को करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट वर्जन के साथ में। मैन एक ऐसा कमांड है जो आपको हेल्प करेगा कि उस टू जो भी आपके कमांड्स हैं, उनके थ्रू उसमें क्या-क्या हम और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैन एलएस करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एलएस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा। एक तरीके से हेल्प आप कमांड समझ सकते हैं आपके लिए, जो आपको ये बताएगा कि भाई एलएस कमांड को हम किस-किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या उसका यूसेज है, पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मैनुअल पेजेस आप कह सकते हैं, जैसे यूज़र मैनुअल पेजेस होते हैं, वैसे मैन एक मैनुअल आपका कमांड हो गया, ठीक है? क्यू करके आप ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब एक बेसिकली नेटवर्किंग कमांड के भी कुछ कमांड समझ सकते हैं, एकदम बेसिक बेसिक यहाँ पे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आईपी कॉन्फ़िग होता है विंडोज़ पे, जो आपकी आईपी वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन देता है, उसी तरीके से यहाँ पे आईएफ कॉन्फ़िग होता है, ठीक है? तो आईएफ कॉन्फ़िग, देखिए आईएफ कॉन्फ़िग को जब मैंने चलाया है तो इसने जो-जो मेरे नेटवर्क कार्ड अटैच्ड हैं, वो सारी दी और उसके साथ में और डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, जैसे ईथरनेट 0 ये मेरा वाईफ़ाई का वो हो गया, ठीक है? तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे को पूरी एड्रेस दे रहा है, उसकी आपकी मैक एड्रेस वगैरह भी दे रहा है आपका, ठीक है? ये हो गया आपका मैक एड्रेस कि ये भाई ये इस आपके वाईफ़ाई का ये मैक एड्रेस हो गया, ठीक है? इसके अलावा ये मेरे को ये आईपी एड्रेस भी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? आईपी एड्रेस वगैरह दे रहा है। तो आईएफ कॉन्फ़िग से आपको देखिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जा रही है। तो लिनक्स में आप आईएफ कॉन्फ़िग को रन करेंगे। आईडब्ल्यू कॉन्फ़िग का मतलब वायरलेस से ही हो गया। एक मिनट मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, और आईडब्ल्यू कॉन्फ़िग, अच्छा कोई वायरलेस एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये बता रहा है। वैसे और पिंग अगर आप करेंगे तो जैसे आप मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो दो डिवाइसेस के बीच में, तो पिंग करके आप जैसे कई बार देखा होगा आपने कि आप चेक करना चाहते हैं सर्वर अप है कि नहीं है, ठीक है? अगर पोर्ट ओपनिंग आपकी है एक सर्वर से दूसरे, आपकी एप्लीकेशन आपकी मशीन से दूसरे सर्वर में पोर्ट ओपनिंग कर रखी है। पोर्ट ओपनिंग का मतलब हो गया कि आप देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे हिट करेंगे। जो सर्वर होता है वो किसी न किसी पोर्ट पे ही लिसनिंग करता है। जैसे आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई अगर कॉल आती है वेब एप्लीकेशन में, सर्वर जो आपका चलता है वेब एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को सुनने के लिए, वो 80 पोर्ट पे चल रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट के लिए। तो 80 पोर्ट पे लिसनिंग करेगा। कुछ और अगर आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को रन करना चाहेंगे तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा, वो किसी और पोर्ट पे चलेगा। इसी तरीके से आप जब पिंग करते हैं तो सर्वर पे पोर्ट ओपनिंग करने का मतलब ये होता है कि आप अलाउ करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किसी और से आती है तो मुझे उसे लिसनिंग करनी है कि नहीं करनी है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो पिंग कमांड के थ्रू होती है। पिंग कमांड आप जब करते हैं तो अगर वो कुछ रिस्पॉन्स वापस कर रहा होता है, सर्वर अप होता है, तो देखिए जैसे 64 बाइट मैंने अपने ही लैपटॉप को रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ पे बताने के लिए कि भाई आर यू अप और आर यू डाउन। तो अगर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरीके से वो भेज रहा है, कुछ को 64 बाइट वो भेज रहा है, तो इसका मतलब वो अप है वहाँ पे सिस्टम हमारा, ठीक है? तो ये आपका पिंग कमांड उसके लिए यूज होता है। उसके बाद नेट स्टैट को अगर आप करेंगे तो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो ये देखिए आपका पूरी डिटेल इसने हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेट स्टैट के थ्रू दे दी है, जिसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देंगी। तो नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिक आपको पूरी चेक करनी है तो आपको नेट स्टैट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं एआरपी की बात करूँ तो एआरपी देखिए आपकी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से जो एक तरीके से मैपिंग होती है, उसको फाइंड आउट करने में ये मदद करता है। तो एक तरीके से जैसे एआईपी का मतलब ये हुआ कि एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है? तो मैक और आईपी का मतलब एक तरीके से ये हुआ, देखिए मैक तो आपकी मशीन जो भी मैक होता है ना? तो वो आपकी जो मशीन है, ठीक है? वो हर कोई भी मशीन होगी आपकी, चाहे वो आपका रूटर हो गया, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, चाहे आपका पीसी हो गया, या आपका इवन अंदर जो नेटवर्क्स के कमांड्स वो आपके नेटवर्क के जो कार्ड्स भी लगे रहते हैं, उन सभी को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए उनका एक आई मीन आईडी दी जाती है, ठीक है? जिसके थ्रू पता लगता है ये आईडी इसी को बिलॉन्ग करती है, ये यूनिक होगी। हर लैपटॉप, हर पीसी, हर जितने भी दुनिया के हार्डवेयर बने हैं, सब में ये मैक एड्रेस सबका उनका यूनिक रहेगा, ठीक है? तो इसलिए यूनिक रहता है ताकि कम्युनिकेशन करने में आसानी हो, ठीक है? तो हैकिंग का एक पहला मैं आपको जो बताऊँगा उसमें आप यही समझ सकते हैं कि जो इनकी आपकी मैक एड्रेस होता है, हम उसको अगर चेंज कर देते हैं तो जो कम्युनिकेशन होगा वो गलत तरीके से होने लग जाएगा, ठीक है? तो पहले इसको समझते हैं जो बेसिक है, ठीक है? बेसिक में मैक आपका आइडेंटिफ़ाई करता है कि ये जो चिप है या फिर ये जो हार्डवेयर है, ये इसी को आइडेंटिफ़ाई और वो यूनिक है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उसी टाइम पे उनको अलॉट कर देती हैं, ठीक है? तो जैसे अगर मैंने आप यहाँ पे कमांड जो दिखाया था आपको ईथरनेट 0 वाला,
का आईएफ कॉन्फ़िग जब हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो मेरा मैक एड्रेस इस तरीके से होता है ये। तो ये मेरे जो ईथरनेट मेरे पास कनेक्शन ब्रॉडबैंड का लगा हुआ है, ये उसका मैक एड्रेस है और ये यूनिक है। अगर मैं इसको क्या कहते हैं आई मीन कहीं पे भी लगाऊँगा, मैक एड्रेस हमेशा इसका ही यही आएगा। लेकिन जो आईपी होती है वो हमेशा डिफरेंट रहती है हर नेटवर्क में। आईपी डायनामिकली बेसिस पे अलॉट होती है जो आपका जैसे आपने किसका कनेक्शन ले रखा है एयरटेल का, वोडाफोन का या किसी का भी कनेक्शन ले वो अलॉट करती है नेटवर्किंग कंपनियाँ, ठीक है? और वो हो सकता है कॉमन हो कई जगह पे, उस नेटवर्क में अगर चल रहा हो तो कॉमन है। अगर आप चाहते हैं कि उसको स्टैटिक करना कि कभी वो चेंज ना हो, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करते हैं, आपको कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि किसी दूसरे उससे कम्युनिकेशन आपको करना है और आईपी अगर चेंज हो जाती है तो आप फिर बाद में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो आप स्टैटिक आईपी बना लेंगे और दोनों के बीच की पोर्ट ओपनिंग करा लेंगे ताकि उनका कम्युनिकेशन कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है? तो वो भी हो सकता है। आईपी के लिए भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अच्छे से बना रखा था जो आप देख सकते हैं कि कैसे आईपीवी6 आईपीवी4 में क्या अंतर होता है। लेकिन आईपी एक तरीके से आप घर का एड्रेस समझ सकते हैं, ठीक है? तो आप आज इस एड्रेस पे रह रहे हैं, कल को आप हो सकता है दूसरे एड्रेस पे रहें, तो वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो आपका आधार कार्ड में आपकी आइडेंटिटी है, जो मैक है आपका, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जानने के लिए और एआरपी इसी में हेल्प करता है आपकी जानने के लिए। जैसे एआरपी को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एआरपी में आपको सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया कि आपका जो आईपी एड्रेस है और जो मैक है इन दोनों के बीच में क्या मैपिंग है यहाँ पे, वो आपको डिटेल यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है? उसके अलावा अब हमारा रूट होगा। रूट एक तरीके से एक टेबल होता है जो आपका ये बताता है कि आपका जो नेटवर्क है वो क्या आई मीन डायरेक्शन दे रहा है। जैसे आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि आपको किसी जगह जाना है, तो आपको रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि यहाँ से मुंबई मेरे को जाना है तो किस रोड से मुझे जाना है, यहाँ से कलकत्ता मेरे को जाना है तो जीटी रोड के थ्रू जाना है। तो जो रूट होता है एक तरीके से एक रूटिंग टेबल डिफाइन होती है हमेशा। रूटिंग टेबल में आपका गेटवे वगैरह आपकी जो डिफ़ॉल्ट होती है आईपीज़ वगैरह और जो आपका कम्युनिकेशन को रखता है जिसमें ईथरनेट या ब्रॉडबैंड से, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस रूटिंग टेबल में होती हैं। तो कल को अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग वे में चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में कोई और डिवाइस ऐड ना हो, तो ये जो रूटिंग टेबल्स होती हैं, यही डिफाइन करती हैं कि आपके थ्रू कम्युनिकेशन किसी और को अननेसेसरी को हैकिंग करके कुछ और ना भेज सके। तो ये रूटिंग टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज आएगा जो हम अभी आने वाले कल में बहुत अच्छे से और समझेंगे। ये मैं बेसिक आपको थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जब अवेयर रहेंगे, जब हम यूसेज करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होती रहेगी, ठीक है? तो चलिए एक स्क्रिप्ट हम लोग रन करेंगे। अभी इस स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आई मीन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोडिंग स्पेशली करने की वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को कोडिंग नहीं आती तो मैं कैसे क्या करूँगा। आपको सिर्फ़ ये कमांड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मैं आपको कमांड यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ और इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन करके हमें पर्पज़ समझना होगा कि हम क्या पर्पज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अभी इसमें आईपी स्वीपिंग स्क्रिप्ट को बनाएँगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आपको ये वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को कोडिंग आती कि नहीं आती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, आपको सब आ जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको टूल्स वगैरह सब मिलेंगे और जो-जो हम लोग ये कमांड सीख रहे हैं यहाँ पे, मैं धीरे-धीरे आपको समझाता जाऊँगा और आपको जब भी कमांड के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई लिनक्स में मेरे को ये कमांड चलाने से क्या पर्पज़ होता है, आप ऑटोमेटिकली अपने आप सारी नॉलेज गेन करके आप खुद ही एक अच्छे डेवलपर बन जाएँगे। और डेवलपर बनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको कोई कोड नहीं बनाना, आपको टेस्टिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है? आपको सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ निकालनी है यहाँ पे, ठीक है? तो वो निकालने के लिए क्या है कि कैसे सिस्टम वर्क करता है, आपको बस वो जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो आईपी स्वीपिंग में क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे जिस जो भी स्क्रिप्ट वो रन करेंगे उसको हम रन करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में और वो स्क्रिप्ट क्या करेगी जब एग्जीक्यूशन होगी तो जितने भी आईपी एड्रेस हैं उन सभी को वो जो भी आपसे कनेक्टेड है उन सभी को वो आई मीन पिंग करेगी। उन पिंग करने में जितने भी मान लीजिए 10 सर्वर है, 10 सर्वर पे आपने पिंग किया उनमें से 2 का रिस्पॉन्स आया, तो उन 2 के रिस्पॉन्स को जिसको वो वापस आया आप उनको सेव कर लेंगे टेक्स्ट फाइल में। बस इतना सा काम अभी करना है कि भाई मुझे ये पता लग जाएगा कि इन 10 मैंने एट रैंडम कुछ भी आईपीस दी थी। मुझे नहीं पता है कि 10 सर्वर है कि 100 सर्वर है। मैंने एट रैंडम एक रेंज दी थी। उस रेंज में से जितने भी मेरे को रिप्लाइज़ आएँगे इसका मतलब वो वैलिड आईपीस हैं जिस पे कुछ सर्वर रन हो रहा है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं आईपी स्वीपिंग स्क्रिप्ट कहते हैं। अब इसके समझने के पहले थोड़े-से और लिनक्स कमांड है जो हम समझ जाते हैं। जैसे कि है ग्रेप। ठीक है? तो ग्रेप क्या करेगा आपका एक कुछ पैटर्न होता है किसी भी फ़ाइल में उसको सर्च करने में आपको हेल्प करेगा और वो मिल जाता है तो आपको वो रिस्पॉन्स वापस दे देगा, ठीक है? तो क्योंकि ये स्क्रिप्ट में यूज़ होंगे इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा समझा रहा हूँ और वो स्क्रिप्ट में ही डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। टीआर कमांड क्या करेगा जैसे आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है या ट्रांसलेट करनी है, रिप्लेस करना है तो वहाँ पे टीआर कमांड आपका यूज़ होगा।
कैट जो कमांड होगा वो आपका आई मीन सिंगल या मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करने में होगा। जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी फाइल में आप उसको जो भी आपने सर्चिंग करी है, जैसे ग्रेप पैटर्न को यूज़ करेंगे, उसको सर्च किया आपने और किसी फाइल में डालना चाहते हैं, उसको फाइल क्रिएट करना चाहते हैं रन टाइम पे, तो कैट कमांड वहाँ पे यूज़ होगा। कट का मतलब वही है, जैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऐसे किसी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं सेक्शन को और टेक्स्ट को, तो आप कट को यूज़ करेंगे, ठीक है? और इको यूज होता है यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, जो भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये इफ एल्स कमांड एक सिंपल सा दिया हुआ है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक स्क्रिप्टिंग होती है कि जिसमें इफ देखिए स्टार्ट हुआ, उसके बाद 5 पे कनेक्ट खत्म हो जाएगा, या ब्रैकेट्स में उसकी कंडीशन दे सकते हैं। देन इको द नंबर इज ग्रेटर देन 5, मतलब कि अगर ये ग्रेटर देन 5 है, ये हाइफन जीटी चेक करेगा जो नंबर आपने इनपुट में दिया है, ठीक है। वो खुद ही आपसे पूछेगा, वो नंबर को चेक करेगा कि ग्रेटर देन 5 है तो आप ये प्रिंट कर दीजिए, नहीं है तो आप चेक करिए इक्वल है तो ये प्रिंट कर दीजिए, कुछ भी नहीं होता है एल्स है तो सबसे लास्ट में ये प्रिंट करेगा। तो अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़नी, बस ऐसे मैंने आपको भी दिखाया है, पर उससे आपका बेस बनता चला जाएगा। इस तरीके से आप दूसरी स्क्रिप्टिंग को देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए टेक्स्ट फाइल या स्क्रिप्टिंग को आप समझ लीजिए। देखिए जब आप विंडोज में यूज करेंगे तो आप जो भी कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, ढेर सारे कमांड उनका कॉम्बिनेशन करके, तो डॉट बैट फाइल बना के वहाँ पे सेव करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। इसी तरीके से लिनक्स में आप जो सेव करेंगे तो डॉट एस एच बना के आप सेव करेंगे, वो शेल स्क्रिप्ट होती है, तो वो उसमें जब लॉन्च करेंगे तो उसके टर्मिनल में वो सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप सारा एग्जीक्यूशन करा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे दो वेरिएबल लिए, अगर इन दोनों को मैं सिंपल चेक करना चाहता हूँ बराबर है कि नहीं, तो देन इको ए इज इक्वल टू बी, इतना सिंपल सा आप कमांड है रन करेंगे, आपकी स्क्रिप्टिंग रन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप जो फॉर लूप है, फॉर लूप को अगर समझना है तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर दिखाएगा 0 1 2 3 4 5, डू करेंगे तो आपका इको जो भी आप वेरिएबल होगा वो आपका 1 0 1 2 3 4 आपका प्रिंट होता चला जाएगा। तो 0 to 5 तक के नंबर प्रिंट करने हैं आपको, इतना सिंपल सा इसका ये कमांड है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा फेमिलियर करा रहा हूँ, हालांकि आपको कोडिंग की इतनी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे तो आपको लिनक्स और स्क्रिप्टिंग और कोडिंग भी और धीरे धीरे आती जाएगी। देखिए ये जो स्क्रिप्ट है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले जो भी मैंने ये पूरा का पूरा ये कोड लिख रखा है, इसको मैं सेव करूंगा IP स्वीप डॉट एस एच की तरह। उसके आगे मैं वैल्यू दूंगा 192.168.1 डॉट, उसके आगे जो भी रेंज होगी मेरी, जैसे आप फोर जानते हैं आईपी में कि फोर एड्रेस यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 254 तक वो नंबर्स देगा, मतलब एक 1 वाले पे पिंग करेगा, फिर 2 वाले पे पिंग करेगा, फिर 3 वाले पे पिंग करेगा। तो 1 से 254 की रेंज में अगर कोई भी हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड हुआ, लैपटॉप कनेक्टेड हुआ, सर्वर कनेक्टेड हुआ, तो वो मुझे रिप्लाई वापस करेगा पिंग कर, जैसे पिंग में जो कर रहा हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था लोकल होस्ट पे जब भेजा था 64 बाइट्स वगैरह रिटर्न आई थी मेरे को, मतलब वो अब था। तो वो यही काम यहाँ पे कर रहा है कि $1 का मतलब ये हुआ कि इसको ले लिया, उसके साथ डॉट IP 1 2 3 4 फॉर लूप मैंने लगाया हुआ है, उनको वो ऐड करता जाएगा। अब क्या करेगा, अगर 64 बाइट का रिटर्न आया, मतलब उस जो भी आपका डेस्टिनेशन है जिससे भी रिप्लाई आया, वहां पे मैं वो फोर्थ बाइट जो भी ये फोर नंबर था उन सभी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, और वहां पे डेलिमिटर वगैरह जो हाइफन वगैरह भी आते हैं, जैसे भी आपने देखा था कि उसमें रिप्लाई में कई चीजें आती हैं, उनको मैं डिलीट करके इसको मैं सेव कर लूंगा। ग्रेप का मतलब ये हुआ कि मैं उसको पैटर्न्स को वापस रिप्लाई कर लूंगा, तो वो मेरे को IP एड्रेस मिल जाएंगे यहाँ पे कि मेरे को किससे किससे रिप्लाई आया है। तो ये एक IP स्वीपिंग स्क्रिप्ट है जिसको हम बाद में रन करेंगे, तो आपको दिखाते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो ये देखिए मैंने काली के अंदर मैंने ये अगर आपको ओपन करनी है उस फाइल को तो आप VI एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं, जो लिनक्स में ऑलरेडी होता है। इसमें आप ओपन करेंगे तो देखिए आपको ये मैंने जो फाइल बनाई थी ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने आपको दिखाया था, समझाया था। कोलन क्यू करके आप एग्जिट करेंगे तो मतलब क्विट हो जाएगा वहाँ पे VI एडिटर से। अब आप इसको रन करना है तो डॉट स्लैश लगाएंगे आप, उसके बाद IP स्वीप डॉट एस एच, और मैं दे देता हूँ 127.0.0। अब देखिए यहाँ पे जो रिप्लाई मेरे को एग्जीक्यूशन होने के बाद आया है, ग्रेप से रिटर्न आया है 254 और 1, इन दो से मेरा रिप्लाई आया, मतलब ये दोनों यहाँ पे 1 से लेकर 254 की रेंज तक में दो ऐसे आपके लैपटॉप हैं जो अब है जिनसे मेरे को रिप्लाई है। तो मेरे को एक IP मिल गई कि हाँ मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड दो ऐसे सर्वर्स हैं जिनसे मेरे को रिप्लाई आया है, ठीक है। तो ये IP स्वीपिंग डॉट एस एच एक तरीके से स्क्रिप्ट आपका काम करती है, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई हो, थोड़ा सा आपका बेस बनाया हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूसेज करेंगे। धीरे धीरे हम सभी टूल्स को इनको और गो थ्रू करेंगे और वन बाय वन सारी चीज़ों को समझेंगे, और भी थोड़ा सा बेसिक आप लोग का बनाएंगे, कितने टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं वो सब भी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो इस वाले वीडियोस को भी मेरे देख लीजिएगा, मैं आई आइकन में भी दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज हो जाएगी कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा बेटर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।
और अपनी एथिकल हैकिंग की जो जर्नी है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी एनी टाइम, आई वुड लव टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।